गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा श्वसन या रेस्पायरेशन। श्वसन, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसनीय आधार पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यह सजीव संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अपन ने पढ़ा था, ठीक है, पिछले साल सजीवता के जो लक्षण पढ़े थे उनमें से एक लक्षण आता है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसनीय आधार पदार्थ। और श्वसनीय आधार पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, तो भोज्य पदार्थ अपन यूं कह सकते हैं। भोज्य पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब नया टॉपिक आ गया अपने पास, या नई बात आ गई क्या? श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार। श्वसनाधार या श्वसन के क्रियाधार। तो जो भी आप लोगों को पता है, अगर हम अपनी बात करें, हम भोजन क्यों करते हैं, ठीक है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें काम करने की शक्ति नहीं मिलेगी। और काम करने की शक्ति किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अर्थात ऊर्जा किससे मिल रही है? हमें भोजन से मिल रही है, ठीक है। अब भोजन से मिल रही है, भोजन अंदर चला जाता है शरीर के, उसके बाद में क्या होता है? उसको विभिन्न प्रकार के पदार्थों में तोड़ा जाता है। और आप लोगों को पता है तोड़ने से क्या होता है? ऊर्जा निष्कासित होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार सजीव संरचना, या अपन बात कर रहे हैं, अपना ये टॉपिक चल रहा है पादप कार्यकी का, तो पादपों में भी क्या होता है? श्वसनीय आधार पदार्थ या भोज्य पदार्थ का विघटन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी को अपन क्या कह देते हैं? भोज्य पदार्थ को श्वसनाधार या श्वसन के क्रियाधार। तो आप लोगों को पता है भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? वही क्या हो जाएंगे अपने? श्वसनाधार या श्वसन के क्रियाधार। तो सबसे पहले आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। जो बैलेंस डाइट आप लोगों ने पढ़ी हुई है वही है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये सब क्या है? श्वसन के क्रिया आधार है या श्वसनाधार है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है तो तुरंत ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ा देता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इन तीनों में एक एक प्रश्न बन रहा है, एक एक नंबर का, वो मैं आपको बता रहा हूं। तुरंत ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा है? मान लीजिए प्रश्न आ जाए, तुरंत ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा है? तो क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जब शरीर, कौन? जीवित शरीर कार्बोहाइड्रेट को श्वसनीय आधार पदार्थ के रूप में काम में लेता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं प्लावी श्वसन, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है सर्वाधिक ऊर्जा कौन से पदार्थ से मिलती है या कौन से क्रियाधार से मिलती है, कौन से श्वसनाधार से मिलती है? तो वो है वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा एक मोल से, और प्रोटीन से भी लगभग इतनी ही 5.1 या 4.9 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि वसा के एक मोल से 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है, ठीक है। इसका प्रश्न बन गया कार्बोहाइड्रेट का तुरंत ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। जब शरीर, किसी भी सजीव का शरीर प्रोटीन को श्वसनीय आधार पदार्थ के रूप में काम में लेना प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, ठीक है। तो ये भी अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन क्या है, ठीक है। तो कोई भी सजीव संरचना जब प्रोटीन को क्रियाधार के रूप में या ऊर्जादायक पदार्थ के रूप में या श्वसन के रूप में क्रियाधार
का काम में लेना प्रारंभ कर देती है, तो उसे क्या कहते थे, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब सजीव संरचना प्रोटीन को श्वसनीय आधार पदार्थ के रूप में काम में लेना प्रारंभ कर देती है, इसका मतलब यह है कि उस सजीव संरचना की मृत्यु जो है वो नजदीक है। जैसे ही प्रोटीन खत्म हुआ वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सबसे अंत में क्या होता है, प्रोटीन को काम में लिया जाता है श्वसनीय आधार पदार्थ के रूप में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं श्वसन के प्रकारों की। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला है अपना वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। यानी जो वायु की उपस्थिति में होता है, और वायु की उपस्थिति का मतलब हम यहाँ यह कहेंगे कि ऑक्सीजन, वायु का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। जो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जैसे अपन जानते हैं जड़ें पादपों की वो भूमिगत होती है और वहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती, तो उनमें अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और इनमें वायवीय श्वसन। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊर्जादायक पदार्थ के रूप में सजीव संरचना क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को काम में लेगी। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन ये कह सकते हैं कि ये प्राथमिक श्वसनीय आधार पदार्थ भी है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न 1 नंबर का, कि प्राथमिक श्वसनीय आधार पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। C6H12O6 ये जो रिएक्शन है श्वसन की, आप यूं कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन थी वो इसकी उल्टी है। ठीक है, प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी। या आप लोगों को पता है सजीवों में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ऊर्जा मुद्रा होती है एटीपी, तो हम ये कह सकते हैं प्लस 38 एटीपी। ठीक है, ये हो गया अपना वायवीय श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में हमने क्या कहा था, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, अब ऊर्जा की जगह अपने आ गया था क्लोरोफिल और प्रकाश, और उससे क्या बन रहा था, C6H12O6 प्लस O2, तो ये होगी उल्टी अभिक्रिया C6H12O6। अब इसका विघटन होता है, ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगर हम अभिक्रिया को संतुलित करना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो उसे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन देखिए C6H12O6। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विखंडन होगा। आप लोग इसको यूं समझिए, पुराने जमाने में लकड़ियों के ऊपर भोजन बनाने की क्रिया होती थी। ठीक है, तो लकड़ियां जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाती थी तो फूंकनी से उसके अंदर फूंक देनी पड़ती थी, अर्थात वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, किसी भी पदार्थ का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार यहां ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो इस भोज्य पदार्थ का पूर्णतः विघटन नहीं हो पाता है और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और प्लस CO2 और प्लस 56 किलो कैलोरी ऊर्जा, या अगर हम इसको एटीपी के रूप में व्यक्त करें तो 2 एटीपी प्राप्त होती है। समझ में आई बात आपके, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोज्य पदार्थ का विघटन, क्योंकि श्वसन हम किसे कह रहे हैं, भोज्य पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विघटन होता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, या अपन यूं कह दें, आप लोग इन दोनों में अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहां वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायवीय श्वसन में श्वसनीय आधार पदार्थ का पूर्णतः विघटन होता है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड और
जल का निर्माण करते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में श्वसनीय आधार पदार्थ का पूर्णतः विघटन नहीं होता, एक मध्यवर्ती उत्पाद एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है 686 किलो कैलोरी, या अपन यूं कहते हैं 38 एटीपी, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा, इसकी तुलना में देखिए कहां 686 है और कहां 56 किलो कैलोरी ऊर्जा है, या कहां 38 एटीपी और कहां 2 एटीपी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मुख्य श्वसन के जो दो प्रकार थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं और अवायवीय श्वसन को हम अनोक्षी श्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है महत्वपूर्ण बात, एक और अंतर भी कि वायवीय श्वसन जो है वो कहाँ होता है, या जैसे अपन ने प्रकाश संश्लेषण की बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक में। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है, उसी प्रकार श्वसन की जो क्रिया है वो कहां होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आप लोगों ने अभी तक यह पढ़ा है 11th तक भी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या होता है, जहां से अगर अपन अपने शहरों की बात करें तो जो पावर हाउस होता है उस पावर हाउस से पूरे शहर में विद्युत की सप्लाई होती है। तो उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और यह एटीपी क्या है, ऊर्जा है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संपूर्ण सजीव संरचना को यह ऊर्जा सप्लाई होती है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन की अगर बात करें तो प्रारंभ में क्या होता है, दोनों प्रकार के श्वसन में, ये ध्यान में रखना आपको, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है, पहले पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, या ग्लूकोज के एक मोल से 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये आगे अपन श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो ये दोनों क्रियाएं समान है, मतलब वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में ये पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो पायरुविक अम्ल का निर्माण कहां होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है उसके अंतर्गत ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये क्रिया दोनों में समान। और उसके बाद की जो क्रिया है पायरुविक अम्ल से आगे क्रेब्स चक्कर, ईटीएस, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण, ये सारी क्रियाएं किसमें होती है, केवल वायवीय श्वसन में होती है। तो वो क्रिया कहां होंगी, तो वो क्रिया होंगी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। वो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। और अवायवीय श्वसन जिन जीवों में होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, तो आप लोगों को पता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो यहां तक की पायरुविक अम्ल के निर्माण तक की तो क्रिया दोनों में क्या है, सेम है। और उसके बाद की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या हो गया, श्वसन स्थल, और वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो एक अलग से भी ये प्रश्न बन सकता है आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दीजिए। ठीक है, और संरचना में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम चित्र भी बनाएंगे और उसका वर्णन भी करेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। किसी भी कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग उस स्थिति में कहा जाता है जब उसके अंदर इसका स्वयं का क्या हो, डीएनए हो। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर स्व प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और
माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसलिए इन दोनों कोशिकांगों को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। उसके बाद में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें दो झिल्ली, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली, दो झिल्लियां पाई जाती है और दोनों झिल्लियों के मध्य खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं, जो 40 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। अर्थात ये जो दोनों झिल्लियां होती है, ये दोनों झिल्लियां लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इन दोनों झिल्लियों की मोटाई से अधिक का इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए ये जो अंतः झिल्ली है इसकी, ये अंतः झिल्ली अंदर की तरफ, अंतः झिल्ली के अंदर का समस्त भाग, ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में द्रव्य पदार्थ के अलावा विभिन्न प्रकार के श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम है और द्रव्य पदार्थ है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो अंतः झिल्ली के अंदर वाला भाग मैट्रिक्स कहलाता है। और ये देखिए आप जगह जगह क्या है, अंतः झिल्ली जो है अंगुली नुमा उभार लिए हुए रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अंदर की तरफ यानी मैट्रिक्स वाले भाग में क्या रहती है, उभार लिए हुए रहती है और इन उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टियों के ऊपर ये एक मैंने बनाया है, इसमें इस प्रकार से यूं पूरी संरचना होती है। ठीक है, पूरे के ऊपर इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं, जिनको हम F1 कण या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीसोम कण की मैंने अलग से संरचना बता दी। और इन्हीं ऑक्सीसोम कणों में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसको भी अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, हेड, स्टॉक और बेस। अर्थात आधार, बेस को क्या कह देंगे, आधार, स्टॉक वृंत और हेड सिर। ठीक है, तो ये F1 कण या ऑक्सीसोम कण जो है वो कहां चिपके हुए रहते हैं, क्रिस्टी की संपूर्ण सतह पर, सारी क्रिस्टियों के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। सबके ऊपर अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक के ऊपर अपन बना देंगे। तो ये होगी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है, जो एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोनों झिल्लियां लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, और बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली के मध्य अवकाश पाया जाता है, उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली जो है अंदर की तरफ अंगुलीनुमा उभार लिए हुए रहती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 या ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। अंतः झिल्ली के अंदर का समस्त पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए भी होता है, इस कारण इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक ऑक्सीसोम कण जो है वो 3 भागों में आधार, वृंत और सिर में विभक्त होता है। उसके बाद में है अपनी श्वसन की क्रियाविधि, जो हम अपने अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।